हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के क्लास 6 की एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका जो 3rd चैप्टर है वह है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है पहेली और बुझो की। जो पहेली और बुझो होते हैं उनके स्कूल में एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित होती है और उसमें वो प्रथम पुरस्कार जीतते हैं, और जो पुरस्कार से राशि मिलती है उससे वो लोग निश्चय करते हैं कि वो लोग अपने माता पिता के लिए जो है कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, वस्त्र खरीदेंगे। बट जैसे ही वो दुकानदार के पास में जाते हैं, वहाँ पर कपड़ों की विविधता को देख करके वो उलझन में पड़ जाते हैं। उसके बाद में जो दुकानदार होता है वो उनको बताता है कि कुछ कपड़े जो है संश्लिष्ट हैं, कुछ कपड़े सूती हैं, कुछ कपड़े आपके ऊनी होते हैं और कुछ कपड़े जो है आपके रेशमी होते हैं। तो वो लोग जो है कपड़ों को स्पर्श करते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और लास्ट में वो लोग ऊनी मफलर और एक सूती वस्त्र जो है खरीदते हैं। बाद जैसे ही पहेली और बुझो कपड़े की दुकान का भ्रमण करके वापस आते हैं, वो अपने आसपास के विभिन्न वस्त्रों को देखना शुरू करते हैं कि जो बेडशीट है, जो मेजपोश है, जो तौलिया है, जो हमारे बैग हैं, ये किसके बने हुए हैं, किस प्रकार के कपड़े के बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, जैसे कि वो पहचान करते हैं कि कौन सा वस्त्र जो है सूती है, कौन सा ऊनी है, कौन सा रेशमी है और कौन सा संश्लिष्ट है, यानी कि कृत्रिम रूप से बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट है वस्त्रों में विविधता। ठीक है, यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि आप जो है किसी दर्जी की दुकान पर जाइए, वहाँ पर जो कपड़ों की कतरन होती है उसको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि दर्जी के पास जो है अनेक प्रकार के कपड़े आते रहते हैं और वहाँ पर आपको अनेक प्रकार के कपड़ों की जो है कतरन मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जो है जो कतरन है उसको इकट्ठा कीजिए और उसमें से जो सूती वस्त्र है उनको अलग कर लीजिए। इसके अलावा जो ऊनी वस्त्र है उनको अलग कर लीजिए, जो रेशमी वस्त्र है उनको अलग कर लीजिए और जो संश्लिष्ट वस्त्र है उनको अलग कर लीजिए। ठीक है, और उन पर एक लेबल लगा लीजिए। तो क्रियाकलाप 1 में जो है आपको इतना ही दे रखा था। क्रियाकलाप 2 में क्या दे रखा है कि जो आपने कपड़ों पर लेबल लगाया हुआ था उसमें से सूती वस्त्र का एक कपड़ा लीजिए और उसके एक सिरे पर जो है कोई तागा या फिर धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये धागा या जो तागा है वो नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप पिन या फिर सुई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये पूरा का पूरा धागा है, अगर हम इसको एक व्यवस्थित क्रम में लगा दें तो पूरा का पूरा वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। यानी जो वस्त्र होता है ये तागों से मिल करके बना होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है तंतु के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है आपको, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, जो आपने अब तागा निकाला उसको क्या करना है, इस तरीके से जो है आपको एक मेज पे रखना है। और यहाँ पर दे रखा है कि किसी मेज पर रख लीजिए और उसके एक साइड को अंगूठे से दबा लीजिए और दूसरे साइड पे जो है आपको दूसरे वाले अंगूठे से थोड़ा सा खरोंच लगाना है। तो आप देखेंगे कि जो तागा है ये पतली पतली जो है इसमें से लड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यानी जो तागा होता है वो पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, तंतु कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है कि जब कभी हम सुई में धागा पिरोते हैं तो वहाँ पर भी हमको ये पतली लड़ियाँ जो है देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो वस्त्र होते हैं ये तागों से मिलकर के बने हैं और जो तागे होते हैं ये तंतुओं से मिलकर के बने हैं। तो इसको आप पूरा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो वस्त्र होते हैं ये किससे बने हुए हैं, तागों से, और तागे किससे बने हुए हैं, तंतुओं से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये तंतु आते कहाँ हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। देखिए, जो तंतु आपको जंतुओं और पौधों से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, कि जो आपका रुई और जूट होता है ये आपको पौधों से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो ऊन होता है और जो रेशम होता है ये आपको रेशम के कीट से मिलता है, यानी कि जंतुओं से मिलता है। ऊन आपका भेड़ से, बकरी से, ठीक है, खरगोश से, याक से तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त होता है। रेशमी तंतु के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जब आगे की चीज़ें आएंगी तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण में केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, यानी जो आपके जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु होते थे और जो पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु होते थे, हजारों वर्षों तक इनका ही यूज किया जाता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा कि संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं, जहाँ पर रासायनिक पदार्थों का यूज करके तंतुओं का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। संश्लिष्ट तंतु के एग्जाम्पल क्या है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। ठीक है, संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण है, तो इनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
अब ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कुछ पादप तंतु यानी कुछ जो है पौधों से मिलने वाले तंतु, जैसे कि रुई आपका कैसे मिलता है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बातियां बनाई है? इन बातियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है, आप सभी को पता ही है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? यह छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख सकते हैं कपास तंतुओं से बनी है, यानी जो रुई को जब आप खींचेंगे तो उसमें जो छोटी पतली लड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, ये किससे बनी हुई हैं? कपास तंतु से, यानी जो रुई का तंतु होता है उससे बनी हुई है। ठीक है, अब ये रुई कहाँ से आती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जो कपास होता है, जो कपास के पौधे होते हैं वो किस मृदा में उगाए जाते हैं? तो कैसी मृदा में उगाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल में, काली मृदा में। और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? उष्ण होता है। जलवायु जो है कैसी होती है? उष्ण होती है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो कपास होता है ये काली मृदा और उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। ठीक है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में कि जो कपास के फल होते हैं वो नींबू के साइज के होते हैं। ठीक है, जो कि पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? तो देखिए, जब कपास जो है परिपक्व होता है तो अगर आप उसकी पूरी खेती को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा हिम से ढका हुआ है, कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पर? साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कतंत्र द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। एक कॉम्ब की मदद से जो है इनको हाथ के द्वारा जो इसके बीज होते हैं कपास के उसको अलग किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कपास ओटना क्या होता है? तो जब कपास के बीज को कपास से अलग किया जाता है हस्त प्रक्रिया के द्वारा एक कॉम्ब की मदद से, तो उसी को क्या कहते हैं? कपास ओटना। ठीक है, आगे है पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। रूट पटसन के बारे में दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। पटसन तंतु का पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है, यानी जो पटसन है ये आपका पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो जूट जो पटसन होता है इसकी खेती कब की जाती है भारत में? तो वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है सभी को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो पटसन का पौधा होता है इसकी कटाई कब की जाती है? तो पुष्पन अवस्था में ही इस पौधे की कटाई की जाती है। ठीक है, फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो जो पटसन जो कि पुष्पन अवस्था में काटा जाता है, इसका जो तना होता है इसको जल में डुबो करके रखा जाता है और जो जल में डुबो करके रखा जाता है जो इसका तना होता है वो फूल जाता है और इससे जो है पटसन तंतुओं को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये कैसे किया जाता है जरा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? क्रियाकलाप 4 दे रखा है, सूती तागों की कटाई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि आपको एक हाथ में जो है रुई को पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा खींचना और उसको ऐंठते रहना है। तो यहाँ पर आपका एक तागा जो है बन करके तैयार हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से
रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने इमेज में अभी देखा, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हस्त तकुआ है जिसे तकली कहते हैं। तो जो हस्त तकुआ होता है इसे क्या कहते हैं, तकली भी कहा जाता है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला एक अन्य युक्ति चरखा है। तो जो कताई होती थी वो हस्त तकुआ द्वारा भी की जाती थी, इसके अलावा चरखे द्वारा भी की जाती थी, जिसका उपयोग जो है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो है करते थे। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि चरखे का उपयोग करके भी कताई की जाती है। ठीक है, वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए, तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तागे से वस्त्र, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 विधियां बुनाई तथा बधाई है। आप खुद जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा करके देखिए, जो बुनाई और बधाई है यहाँ से आपके एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बुनाई क्या होता है आपका, ये आपको क्रियाकलाप 2 में बता रखा है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो जहाँ पर 2 सेट ऑफ यार्न, ठीक है, 2 तागों को अरेंज करके वस्त्र बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, विविंग कहते हैं। ठीक है, आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं जो कि आपको क्रियाकलाप में बता रखा है। भिन्न रंगों की 2 कागज की सीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए, एक सीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए और दूसरी सीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीट के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक के ऊपर एक जो है दूसरी सीट के कटाओं में दिखाए गए चित्र के अनुसार बुनिए। तो जो है आपको इस तरीके से दिखाया गया है कि आप जो है जो पतली पतली जो कागज़ की सीट होती है इसको आप कट कर लीजिए और एक के ऊपर जो है एक रख करके आप पूरा वस्त्र बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसी ढंग से तागों के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तागों की बुनाई होती है वो जो है करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या तो विद्युत प्रचलित होते हैं। तो आपने ये चीज़ देखा ही होगा। फिर आगे क्या दे रखा है, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इसकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बधाई कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा कि बधाई किसे कहते हैं, जहाँ पर एकल तागे का जो है उपयोग किया जाता है वस्त्र बनाने के लिए। जैसे कि जब हम स्वेटर को बुनते हैं या फिर किसी और भी चीज़ को बुनते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, निटिंग होता है, बुनाई होता है। ठीक है, एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उड़ता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है बुनाई और बधाई दोनों के बारे में देखा। बेसिकली इसमें आपके 2 ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर 2 सेट ऑफ यान का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विविंग कहते हैं, और जहाँ पर सिंगल सेट ऑफ यान का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो आप सभी को पता है कि मोजे बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मफलर बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर छोटा सा आपको पॉइंट दे रखा है, वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और शमूर से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है,
फिर आगे क्या है, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ टोकरियाँ बनाना सीखा। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर के लंबी लड़ियाँ बनाना, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रुई से बने वस्त्र पहनते थे वो किस नदी के तट पर उगाई जाती थी, तो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र पर उगाई जाती थी। ठीक है, फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, बट सीटेट वालों को क्या भरोसा कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्लेक्स होता है ये भी क्या होता है, एक प्राकृतिक तंतु होता है, पौधों से प्राप्त होने वाला तंतु होता है, जो कि आपका प्राचीन मिस्र, ठीक है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। तो ये भी आप जो है अच्छी तरीके से अपने जो नोट्स है उसमें नोट कर लेंगे कि जो मिस्र होता था उसमें जो है रुई तथा फ्लेक्स की जो कृषि होती थी वो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। आगे देखते हैं। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आदर्शित कर लेते थे। वे शरीर को आदर्शित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। सही बात है, जो साड़ियाँ होती है, जो धोतियाँ होती है, जो लुंगियाँ होती है, इनको थोड़ी सिला जाता है। ठीक है, इनको जो है बिना सिले वस्त्र के रूप में ही उपयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं, जैसे कि रुई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रुई आपका कहाँ से मिलता है, कि जो एक कृषि की जाती है जो कि आपकी काली मृदा में की जाती है। इसके अलावा जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, उष्ण होती है। इसके अलावा हम लोगों ने वस्त्र के बारे में पढ़ा, तंतु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कताई के बारे में पढ़ा, बुनाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तागे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखे हैं। इसी के साथ आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, वस्तुओं से समूह बनाना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा जो आपके सीटेट सीडीपी की क्लासेस है वो चली रही है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास का जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।